चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? तो जो जो चीज़ें हमने कल तक पढ़ी उस सारी चीज़ों का आपने रिवीजन किया है क्या? सबसे पहले तो ये बोलो। अब आज हम डिटेल में रिवीजन नहीं करेंगे। आज थोड़ा सा हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। कल हम पूरे टॉपिक जितना भी हमने पढ़ा अब तक उसके वापस रिवीजन करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक उठाएंगे। तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। उसमें हमने क्या पढ़ा था? इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ये मैंने आपको समझाया। फिर हमने पढ़ा इट मस्ट बी सर्टन डेफिनेट नॉट वेग। क्लियर कट होना चाहिए ऑफर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये मेरी कार है, मुझे बेचने की इच्छा है। अब ये ऑफर तो नहीं होती है। ऑफर क्या होती है? ये मेरी कार है, ये मैं बेचना चाहता हूँ, इसके मुझे 13 लाख में इसको बेचना है, क्या आप लेना चाहते हो? ये होती है क्लियर कट ऑफर, डेफिनेट ऑफर। और किसको की है ये भी उसमें आ गए। ठीक है। दूसरी चीज वही आप यह है कि इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर ही। सिर्फ इच्छा मेरे मन में है तो ये ऑफर तो नहीं बन सकती। उसका कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। फिर हमने देखा इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ द अदर पार्टी। फिर देखा इट में बी कंडीशनल ऑफर। कंडीशनल माने क्या? कि ऑफर ये हो सकती है कि समझो मुझे एक गाड़ी बेचनी है, तो मुझे उसका पेमेंट ऑनलाइन ही आना चाहिए, एनईएफटी से ही आना चाहिए, आरटीजीएस से ही आना चाहिए। ऐसे में ऑफर रख सकता हूँ। ऐसा कोई मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऑफर जो है पूरे ओपन होनी चाहिए, आप ये उसमें रख नहीं सकते हो, उसमें कंडीशन डाल नहीं सकते हो, ऐसे कुछ चीजें नहीं है। जो भी मुझे कंडीशन डालनी हो मैं डाल सकता हूँ। एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये सामने वाले की इच्छा पे निर्भर करता है। ठीक है। हाँ, सिर्फ हमने जो ऊपर देखा था, जो आपको याद भी होगा कि हमने एक चीज देखी थी कि एक कंडीशन हम डाल नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट। इसमें केस स्टडी भी बन सकती है। कौन सी देखी थी इसमें कंडीशन? कि आपका जो साइलेंस है, या आपने कुछ बोला नहीं, या आपने कुछ उस टाइम तक करा नहीं, या आपने आके बोला नहीं कि मैं ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो मैं मान लूंगा कि आपने एक्सेप्ट की है। ऐसी कंडीशन उसमें लिखी नहीं जाएगी। मानेगा ऐसा कि मैं उसमें ये नहीं बोल सकता हूं कि आपको गाड़ी खरीदनी है कि नहीं, ये मुझे आप 7 दिन में आके बताइए। अगर आपका कुछ रिप्लाई रिस्पॉन्स 7 दिन के अंदर नहीं आता है, तो मैं ये मान लूंगा कि आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। तो ये कंडीशन आप उसमें डाल नहीं सकते हो। ठीक है। फिर 6 नंबर पे आता है, हमने देखा था कि ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस। ये हमने देखा। फिर आता है द ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ये भी हमने देख लिया। द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये भी देख लिया। फिर हमने 9 पॉइंट भी कवर कर लिया था कल ही। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम द मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, एन इन्विटेशन टू ऑफर, अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड अ प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। इन सारी चीजों को हमने देख लिया। तो आज क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखेंगे 10th नंबर का पॉइंट, द स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ओके। कि मैंने सिर्फ प्राइस दिखाई, आपको प्राइस कहाँ पे कोट की है, तो ये प्राइस ये सीधे ऑफर है क्या? जैसे मैंने आपको मॉल का एग्जांपल दिया था कि मॉल में टी शर्ट शर्ट्स लगे हुए रहते हैं, या और कोई प्रोडक्ट्स है, पर्स है, उस पे मोबाइल फोन है, इस पे प्राइस टैग लगे हुए रहते हैं, क्या ये ऑफर है? मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से कि ये ऑफर नहीं है। ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। वहां पे ये इसलिए लगाया जाए गया है कि आप आए और आप ऑफर दो कि यस मुझे ये खरीदना है, आई एम विलिंग टू पे सच अमाउंट फॉर द टी शर्ट। एंड अब वो शॉपकीपर उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी क्या बनेगा? एग्रीमेंट। तभी क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। ओके। अब इसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थ्योरी। इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है मैंने ऑलरेडी कर दिया है। सिर्फ अभी इसमें हम गो थ्रू करेंगे, और अगर कुछ नए पॉइंट्स निकलते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा क्या है एन ऑफर। एक मिनट। एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। यस, ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से अलग है। चलो हम थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे डिफरेंस दिया है। ये डिफरेंस एक बार देख लो।
मतलब ये देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगी हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मीनिंग क्या है, सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट बोलता है एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बाउंड बाय ऑफर शुड शुड द अदर पार्टी चूज टू एक्सेप्ट इट। ऑफर ऐसी होती है कि मैंने अगर ऑफर दी और सामने वाली ने पार्टी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली हम कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, यस और नो। पर इनविटेशन टू ऑफर का मतलब ये नहीं होता है। इनविटेशन टू ऑफर ये ऑफर से कंप्लीटली डिफरेंट है। अब वो कैसे है, अब देखो, वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, मेरा जो फाइनल विलिंगनेस है, मेरी जो फाइनल ऑफर है, ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं। विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस प्रपोजेस सर्टन टर्म्स ऑन विच ही इज विलिंग टू निगोशिएट, ही डज नॉट मेक एन ऑफर। वो सिर्फ प्राइस रख रहा है ताकि सामने वाले कोई आके उसे निगोशिएट करे, उसे ऑफर दे, फिर ये उसे एक्सेप्ट करे, यस और नो। बट he only invites the other party to make an offer on those terms। मैंने टर्म्स लिख दिए, अब मैं सामने वाले पार्टी को, आगे वाले पार्टी को सिर्फ इनवाइट कर रहा हूं कि आप आइए और मुझे ऑफर दीजिए, यस और नो। ओके, फिर इंटेंशन ऑफ पार्टीज, ये भी बहुत क्लियर कट चीज है। इफ द पर्सन, अब ऑफर में क्या है, इफ द पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज द इंटेंशन टू बाउंड बाय इट एज सुन एज द अदर एक्सेप्ट, ही इज मेकिंग ऑफर। अगर मेरे ऑफर क्लियर कट है कि ये मेरी गाड़ी है, मुझे 13 लाख में बेचनी है, क्या आप इसे खरीदना चाहते हो, ये क्लियर कट ऑफर है और मेरा इंटेंशन ये है कि जैसे सामने वाला बंदा इसे एक्सेप्ट कर लेगा हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, तब जो मैं ये दे रहा हूं इसे हम ऑफर कहेंगे। अगर मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि सामने वाले बंदा एक्सेप्ट उसको कर दिया फिर ऑटोमेटिक हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, ये नहीं है, तो इसे हम ऑफर नहीं कहते, इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। सिर्फ मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरी गाड़ी है, मैं 12 साढ़े 12 लाख में बेचने के लिए रेडी हूँ, तो अब सामने वाले ने आके ऑफर देनी चाहिए कि ये मुझे 12 लाख में मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उसे एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखो, ऑफर किसको बोला जाएगा, ऑफर टू एक्सेप्टेंस किसको बोला जाएगा। क्या लिखा है, इफ अ पर्सन, एक मिनट, if the person has the intention of the negotiating on terms, it is called invitation to offer। अगर मेरी इच्छा है कि कोई आके मुझे ऑफर दे और हम उसमें निगोशिएट करें तो इसे इनविटेशन टू ऑफर बोला जाएगा। ओके, फिर सीक्वेंस क्या होता है, अब ये बहुत आसान चीज है। एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब कभी भी पहले ऑफर फिर इनविटेशन टू ऑफर ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। क्या होता है, मैं यहां पे प्राइस टैग लगाता हूं कि ये टी शर्ट है, समझो ये कोट, मुझे इसको 1,500 में बेचना है, मैंने ये टैग लगा दी। अब क्या हुआ, मैंने इनविटेशन टू ऑफर करा, फिर सामने से कोई तो पे आएगा, बोलेगा क्या मुझे ये 1,400 में दे सकते हो, फिर उसने उसको एक्सेप्ट किया। अब हुआ क्या, पहले हुई इनविटेशन टू ऑफर, उसके बाद हुई ऑफर। यही डिफरेंस है कि इनविटेशन टू ऑफर कभी भी पहले ही होती है, बाद में नहीं हो सकती। ऑफर हमेशा इनविटेशन टू ऑफर के बाद ही रहेगी। ओके, इसलिए एन इनविटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर। अब चलो इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। एन ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वही हमने देखा, ऑफर क्या है, अगर ऑफर में ये कैपेबिलिटी है, ऑफर में एक क्षमता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। मतलब क्या, कि मैं इस इंटेंशन के साथ ऑफर दे रहा हूं कि सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। अगर ये मेरा इंटेंशन है उस ऑफर देने के पीछे, तभी इसे बोला जाएगा ऑफर। अगर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं उसे कुछ बोलूं फिर वो आए, उसको हम दोनों निगोशिएट करें उस चीज पे, तो फिर ये ऑफर हुई नहीं, फिर ये इनविटेशन टू ऑफर। इसका मतलब क्या है,
कि ऑफर में ये कैपेसिटी होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने, ये इंटेंशन उसके पीछे छुपा होना चाहिए। इसलिए क्या लिखा है, ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ओके, whereas an invitation to an offer is only circulation of offer. yes or no? समझो मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरी फैक्ट्री है, समझो ऐसा पकड़ो अब आम का सीजन चालू है, मैंने बिजनेस शुरू किया मैंगो का, और मैंने ऑटो रिक्शा जो होती है उसमें मार्केटिंग के लिए मैंने उसको बोला कि आप सब पूरे शहर में जाके माइक स्पीकर रख दिया और वहां पूरे शहर में जाके सबको बोलो कि इसे शॉप पे ऐसे ऐसे रेट में मैंगोस है, अगर आप खरीदने के लिए आ सकते हैं। एक बंदे ने घर पे बैठते ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो बोला कि हाँ मैं 10 किलो खरीदूंगा। अब वो शॉप पे आता है शाम को और तब तक सब मेरा माल बिक गया। वो बोलता है आप मुझे 10 kg मैंगोज दो। मैं बोलता हूँ 10 kg मैंगो है ही नहीं। तो बोलता है अब मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा, कोर्ट में सीव करूंगा। मैं बोल कैसे क्या, कैसे क्या सीव करेगा? वो बोला कि आपने तो ऑफर दी थी सुबह सुबह, पूरे रिक्शा में ढिंडोरा पीटा गाँव में कि मैंगोज अवेलेबल है इतने इतने रेट में। मैंने 10 kg एक्सेप्ट कर लिया था, अब इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, अब आपको ये चीज पूरे करने ही पड़ेगी। तो क्या अब मैं लायबल हूं मैंगो देने के लिए? क्या मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है? सोचिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये ऑफर थी जो ऑटो रिक्शा में मैंने सब सब तरफ उसका ढिंडोरा पीटा कि मेरे पास मैंगो है? क्या ये ऑफर थी या इनविटेशन टू ऑफर थी? मेरा इंटेंशन इसके पीछे क्या था कि जो भी उसे एक्सेप्ट करेगा हम सीधे कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, या फिर मेरा इंटेंशन उसके पीछे ये था कि कोई आके मुझे ऑफर दे कि मुझे मैं खरीदना चाहता हूं, फिर मैं उसे एक्सेप्ट करूं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाए? क्या था? आ रही है चीज समझ में? अब आपको समझ में आया होगा कि दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो इनविटेशन टू ऑफर सिर्फ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर है। आया समझ में? ये सिर्फ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर। फिर आगे लिखा है इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स एंड प्रिसीड्स अ डेफिनेट ऑफर। कि ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है कि मैं ऑफर को इंड्यूस करूं। इंड्यूस करूं मतलब बोल सकते हैं जागरूक करना, एक्टिव करना। कि मैंने ये सारे स्टेटमेंट, ये सर्कुलेशन इसलिए किया है कि मार्केट से ऑफर आए, फिर मैं उसे एक्सेप्ट करूं, फिर हम कॉन्टैक्ट में। एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? इट इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर, ओके। इसलिए तो हमने इसेंशियल्स ऑफ ऑफर में पढ़ा कि ऑफर इज सेपरेट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, जो 9th वाला पॉइंट था उसमें, ओके। फिर आता है इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। हम नीचे देखा एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। एक्सेप्ट, इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करना, ऑफर को नहीं, इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करना डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली एन ऑफर इमर्जेस इन द प्रोसेस ऑफ निगोसिएशन। वही सारी चीजें लिखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं होता। इन्विटेशन टू ऑफर को आप एक्सेप्ट किया तो आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हो, सिर्फ ये ऑफर को एक्टिवेट करता है, जनरेट करता है, ऑफर आपके यहाँ तक लाता है। फिर ये आपके ऊपर है, आप निगोशिएट करो या निगोशिएट करो, एक्सेप्ट करो। When the person advertises that he has stock of books to sell or houses to let, there is no offer to bound by any contract. Such advertisement are offers to negotiate, to offer to receive the offers in order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or invitation to offer. The test would be intention. टेस्ट वुड बी इंटेंशन, ये वर्ड को ध्यान से पढ़ो। टेस्ट वुड बी इंटेंशन। एमसीक्यू, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कैसे करोगे? तो इंटेंशन, आपका क्या इंटेंशन है कि ऑफर आए फिर आप उसे एक्सेप्ट करो, या अगर किसी ने एक्सेप्ट किया तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो, तो आपका एक कैसा इंटेंशन है?
अगर किसी ने एक्सेप्ट किया और आप तुरंत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो, ये आपका इंटेंशन है, तो इसे ऑफर बोला जाए। अगर आपका इंटेंशन ये है कि मैं कुछ तो भी बोलूं फिर उसके बाद ऑफर आनी चाहिए, तो ये क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर। ओके, डज द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इंटेंड टू बाउंड बाय द soon as accepted by the offer and used to वही लिखा है, before he becomes the bound by it in former amounts to offer and later invitation to offer. The difference between the offer and invitation to make an offer. In the terms of the Section 2A of the Act, the offer is the final expression of the willingness by the offerer to bound by the offer should the other party choose to accept it. On the other hand, offer made with intention to negotiate or offers to receive the offers knows an invitation to offer. Thus, where the party, without expressing his final willingness, proposes certain terms on which willing to negotiate, he does not make an offer but only invites the other party to make an offer on those terms. Hence, the only thing that is required in the willingness of the offeree is abide by the terms of offer. वही सारी चीजें. In order to ascertain whether the particular statement amounts to an offer or an invitation to offer, the test would be intention. वही सारी चीजें, इसे आप पढ़ लो. Following are the instances of invitation to offer to buy or sell. A prospectus by the company to the public to subscribe for its shares. अब ये क्या है? आपने शेयर मार्केट का नाम सुना है? कोई बोलता है मैंने टाटा के शेयर्स खरीदे, मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, कोई बोलता है मैंने मारुति के शेयर्स खरीद लिए. तो ये क्या है शेयर्स खरीदना? ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं शेयर मार्केट में. अब इसका मतलब क्या है, ये क्यों शेयर्स खरीदी बिक्री होती है? तो देखो, जब कंपनी को बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है ना, तो कंपनी सब छोटे छोटे अपने जैसे इन्वेस्टर के पास आती है, बोलती है कि आप मुझे 200 रुपए दो, 100 रुपए दो, 500 रुपए दो, कुछ बढ़िया अमाउंट नहीं है, पर लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टर के पास जाती है और बोलती है अगर करोड़ों इन्वेस्टर 500 रुपए देंगे तो 500 हजार करोड़ इतने अमाउंट जमा हो जाए, 500 करोड़, 500 हजार करोड़, वट एवर द अमाउंट, ये सारी जमा. अब क्या कंपनी हर किसी से पास जाएगी? क्या मेरे पास आएगी, बोलेगी चिन्मय जी आप 500 रुपए दीजिए, क्या आप हमारे कंपनी का शेयर खरीदते हो, खरीद सकते हो, आप 500 रुपए दीजिए? नहीं जाती है कंपनी. इतने सारे इन्वेस्टर्स है, इतने सारे लोग है, नहीं जा पाती है. यस और नो? तो कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस. इसमें सारी चीजें लिखी हुई रहती है कि कंपनी का क्या क्या बिजनेस है, कंपनी के क्या क्या फ्यूचर गोल्स है, कंपनी को कितना फंड रेस करना है, कंपनी उस फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे करने वाली है, सारी चीजें लिखी हुई रहती है और वो इशू कर देती है. फिर हम जैसे लोग उसे पढ़ते हैं. अब हम कंपनी को ऑफर देते हैं कि हमें आपका शेयर खरीदने में इंटरेस्ट है. फिर कंपनी बोलती है यस, हम आपको बेचने के लिए रेडी. अब ये हो गए ऑफर एक्सेप्टेंस. अब दोनों आ गए कॉन्ट्रैक्ट में. क्या प्रोस्पेक्टस इशू करना ये ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? आप बताओ. क्या कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया और मैंने एक्सेप्ट कर दिया कि यस मैं 10 शेयर्स खरीदूंगा, और फिर 15 दिन के बाद बोलता हूँ कि शेयर्स आए नहीं, फिर कोर्ट में उसको इस कंपनी को स्यू करता हूं, तो कंपनी क्या बोलेगी? अरे इसने मुझे बताया भी नहीं कि ये शेयर्स जो है वो खरीदना चाहता है, ऐसे एक्सेप्ट कर लिया. बताया भी, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो एडवर्टाइजमेंट. और हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, इन्विटेशन टू ऑफर. तो कोर्ट बोलेगा कि ये कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है ये ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है. अब तुमको कंपनी को ऑफर देनी पड़ेगी कि क्या आप मुझे शेयर बेचने के लिए रेडी है, मैं शेयर खरीदना चाहता हूं. ये डेफिनेट ऑफर देनी पड़ेगी. फिर कंपनी उसे एक्सेप्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट में आप आते हो. तो यही एग्जांपल दिया है यहाँ पे. अ प्रोस्पेक्टस बाय द कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर, ये इन्विटेशन टू ऑफर. फिर डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज, ये भी मैंने बोल दिया. फिर एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, इसका भी डिस्कशन हो गया कि ऑक्शन सेल है,
आप आइए इसका एडवर्टाइजमेंट करना, ये भी इनविटेशन टू ऑफर है। फिर कोटेशन ऑफ द प्राइजेस सेंट इन रिप्लाई टू क्वेरी रिगार्डिंग द प्राइस। कोटेशन माने क्या? अब गवर्नमेंट कोटेशन निकाल मांगती है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ खरीदना होगा, समझो चेयर्स खरीदने, तो उन्होंने कोटेशन मंगाया सबके, आप कोटेशन भेजो, आप कोटेशन भेजो। बहुत लोगों ने कोटेशन भेजा। अब क्या होता है, वो गवर्नमेंट ऑफिस जो ऑथराइज पर्सन है वो सारे कोटेशन को देखता है, जो प्राइस उसे अच्छी लगी, जो कोट उसे अच्छा लगा, तो उस सप्लायर को फोन करके बोलते हैं कि आपका कोट अच्छा है, हम आपसे खरीदना चाहते हैं, क्या आप बेचने के लिए रेडी हो? फिर वो सप्लायर हाँ बोलता है, अब होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या उसने कोटेशन भेजा, इसी का मतलब अब उसने ऑफर दी, फिर गवर्नमेंट के उस ऑथराइज पर्सन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर अपने आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, ये होता है? ये बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो कोटेशन मंगाना ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। कोटेशन देना ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। ओके, अब हमने ये डिफरेंस पढ़ लिया। फिर नीचे एक समरी है, ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट और एब्सिस्टेंस। एक्ट में दो चीजें, वर्ड से भी ऑफर दे सकते हैं, कंडक्ट से भी दिया जाता है ऑफर। फिर वर्ड से कैसे बोला जाएगा, मतलब वर्ड्स में लिखित भी दिया जा सकता है या बोल के भी ऑफर दी जा सकती है। आया समझ में? ओके, अब चलो मुझे आप एक चीज बताओ, या एक्सेप्टेंस पढ़ने से पहले ऑफर की डेफिनेशन याद है क्या? ऑफर की डेफिनेशन हाँ एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ, क्या है? where one person where a one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such an act or assistance, he is called, he is made make a proposal. Okay, he is said to make a proposal. ये हमने डेफिनेशन पढ़ी। मतलब क्या कि कोई भी एक बंदा दूसरे पर्सन को इस इंटेंशन के साथ बोलता है कुछ करने के लिए, या ना कुछ करना, या ना कुछ ना करने के लिए, और ये दिमाग में रखे कि सामने वाला बंदा उसे हाँ बोलेगा। हाँ किसके लिए बोलेगा? कुछ करने के लिए हाँ बोलेगा, या कुछ नहीं करने के लिए हाँ बोलेगा, तो इसे क्या बोला जाता है? ऑफर। अब ये मैंने ऑफर दी, अब एक्सेप्टेंस किसे बोला जाए? ऑफर का तो हमने सब कुछ देख लिया, अब हमें क्या देखना है? एक्सेप्टेंस का। अब एक्सेप्टेंस किसे बोला जाए, यही अब हमें पढ़ना है। ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब क्या कि हाँ बोल देना। जिसने भी ऑफर दी तो सामने वाला पर्सन ने उसे हाँ बोल देना, उसे एक्सेप्टेंस बोला जाएगा। अब यही चीज लीगल लैंग्वेज में कैसे लिखी, यही चीज है। क्या लिखा है देखो, when the person to whom the proposal is made, मतलब क्या? मैंने मतलब क्या, मैंने ऑफर दी थी, मैंने ऑफर दी थी सामने वाले पर्सन को। अब वही पर्सन, उसका जिक्र किया है, क्या बोला है? व्हेन अ पर्सन, जिसको मैंने ऑफर दी थी, टू हुम द प्रपोजल इज मेड, signifies his assent thereto, signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted, the proposal when accepted become promise. Yes or no? अब आप बोलोगे सर ये भी लिखा जा सकता था, when the person gives his acceptance it becomes promise। ये क्यों लिखना पड़ा कि when a person to whom
द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट। ये आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखो दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये है कि हा बोल देना, ये एक्सेप्टेंस है, किसी ने हा बोल दिया एक्सेप्टेंस हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है जिसे ऑफर करी है उसने हा बोला तो माना जाएगा प्रॉमिस कंप्लीट हुआ, उसने प्रॉमिस किया है। दोनों में क्या अंतर? अंतर यही है जो हम आगे पढ़ने वाले, सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वही है ऑफर या एक्सेप्टेंस का एग्रीमेंट में कन्वर्ट होना तभी माना जाएगा जब जिस पर्सन को हमने ऑफर दी थी उस वो पर्सन ने एक्सेप्ट की है। कोई दूसरा बंदा उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि हम तीन दोस्त खड़े हैं, मैंने एक दोस्त को ऑफर दी कि भाई ये मेरी कार है, ये 13 लाख में तू खरीदी कर, ये मेरी ऑफर है। वो तो कुछ बोलता नहीं है, चला जाता है। फिर जो बाजू वाला बंदा है वो बोलता है कि ये ऑफर एक्सेप्टेड। अब तब मतलब ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं कि हम दूसरे दिन उसका फोन आता है, बोलता है कि भाई मैं गाड़ी खरीदने के लिए आ रहा हूँ। फिर वो बोलेगा कैसे क्या आ रहा है, मैंने तो गाड़ी अब मतलब चौथे बंदे को बेच दी। वो बोलेगा ऐसा कैसे कर सकता है तू, मैंने तो ऑफर को एक्सेप्ट किया था। बोला कब? कल ही एक्सेप्ट किया था। बताया आज? बोला बताया आज या कल, इसमें कोई झंझट नहीं है। दिक्कत यह है कि मैंने तुझे ऑफर ही नहीं दी थी, तूने एक्सेप्ट की कैसे? ऐसे कोई भी पर्सन जिसको ऑफर मिली नहीं है वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता उस चीज को। किया भी तभी भी वो एग्रीमेंट उसको नहीं माना जाएगा। ओके, इसलिए डेफिनेशन में क्लियर कट ये वर्डिंग है, व्हेन व्हेन अ पर्सन व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is made, to whom the proposal is made, वो बंदा उस बंदे ने signifies his assent there to the proposal is said to be accepted, the proposal is said to be accepted only when the person to whom the offer is communicated signifies his assent. Yes or no? Then it is called as accepted. The proposal when accepted, जब proposal accept किया जाएगा उसे promise बोला जाएगा। अब ये एनालिसिस दिया है, अब ये एनालिसिस आप पढ़ लो, मैंने आपको सारी चीज बोल दी है। एनालिसिस में क्या है, when the person to whom the proposal is made, ये जो लाइन लिखी है ये देखो मैं आपको हाईलाइट करता हूं, ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ये भी इसका ही है, द पर्सन टू whom the proposal is made, that is B। ऊपर क्या, द पर्सन टू whom the proposal is made, फॉर एग्जाम्पल if A offers to sell his car to B, तो ये B कौन हो गया? वो पर्सन हो गया जिसको ऑफर कम्युनिकेट की थी, जिसको ऑफर दी थी। फिर द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, मतलब वो बी, तो सिर्फ बी ने सिग्निफाई किया, उसने एक्सेप्टेंस दिया, तभी ये माना जाएगा कि प्रपोजल कंप्लीट हो चुका है, ये प्रॉमिस बन चुका है। व्हेन बी सिग्निफाइज हिज असेंट कंसेंट on that proposal, we can say that the proposal has been accepted and accepted proposal becomes promise। ओके, चलो थोड़ा आगे आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कैसा लगेगा जब कोई आके आपको बोलता है कि क्या आप ये कार खरीदना चाहते हो, और आप बोलते हो यस मैं ये कार खरीदना चाहता हूं। आपने सेकंड कर लिया, ये देखो आपने सेकंड कर लिया। फिर आप घर पे जाके बोलते हो सबको यस हमने आज कार खरीद ली, मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। घर वाले बोलते कार कब आने वाली है? आप बोलते हो 2 दिन में कार आने वाली है। फिर दूसरे दिन उसका फोन आता है और बोलता है कि मेरा विचार बदल गया, अब मैं कार बेचूंगा नहीं। वो बोलता है ऐसा कैसे नहीं बेचेगा, कल तो हमने प्रॉमिस मतलब कंप्लीट हुआ, हम एग्रीमेंट में आ गए थे।
बोलता है नहीं अब मेरी इच्छा नहीं है बेचने की, कैसा महसूस होगा? बस यही चीज है। इसीलिए लॉ में ये क्लियर कट लिखा गया है कि आप ऑफर विड्रॉ कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने ऑफर दी फिर आप कभी भी इसको जीवन में आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ये नहीं है, आप कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? जब तक किसी ने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दिया हो। किसी ने उसको एक्सेप्टेंस देने से पहले आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। पर हाँ, किसी ने एक्सेप्टेंस दे दिया उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ चुका है। ओके, यही लिखा है यहाँ पे, द इफेक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज दैट द एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। रिकॉल्ड, रिकॉल्ड मतलब क्या? वापिस लेना। कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। एक बार एक्सेप्ट हो गया, कुछ नहीं कर सकते। पर पर बट ये लाइन नहीं पड़ा, ऑफर कैन बी विथड्रॉन, ऑफर कैन बी विथड्रॉन जस्ट जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। ऑफर वापस ली जा सकती है एक्सेप्ट होने के पहले। एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स द ऑफर इनटू द प्रॉमिस एंड when it is टू लेट टू रिवोक इट। एक बार ऑफर दे दी, फिर उसको एक्सेप्टेंस आ गया, अब प्रॉमिस बन गया, अब इसे अंडन नहीं किया जा सकता, रिकॉल नहीं किया जा सकता, और रिवोक करने के लिए अब बहुत देरी हो चुकी है। ये लिखा है, दिस मीन्स एज सुन एज ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटन इट वुड एक्सप्लोड। But it is lighted match acceptance which causes the gunpowder to explode. सीधे एग्जांपल लो, आसानी से समझो। मेरे हाथ में बंदूक है, जब तक मैं ट्रिगर प्रेस नहीं करता हूं, क्या मैं ये वापस ले सकता हूं कि मतलब मेरे सामने एक बंदा बैठा है, मेरे हाथ में गन है और मैंने उसको ऐसे लगाया और मैं बोलता हूं कि अब मैं ये दबाने जा रहा हूं। अब मेरे दिमाग में यही सारी चीज है, मतलब ये एग्जांपल है। अब मैंने एक बार उसको ट्रिगर कर दिया तो बंदा तो मर गया, उसको गोली लग गई। अब क्या मैं उसे जिंदा कर सकता हूं? क्या मैंने की हुई एक्टिविटी इसे अंडन किया जा सकता है? उसे क्या रिकॉल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। एक बार हो चुका है, हो चुका है, एक बार ये ट्रिगर हो गया। मतलब क्या? ऑफर देने के बाद किसी ने एक्सेप्टेंस कर लिया तो आप प्रॉमिस में आ गए, आप मतलब वो ट्रिगर हो चुकी है वो चीज, आप एग्रीमेंट में आ गए। अब आप वापिस नहीं जा सकते हो, भाग नहीं सकते हो उस चीज से। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज एन ऑफर इज इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप बट इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी विच क्रिएट्स अ लीगल रिलेशनशिप। यस और नो? सिर्फ ऑफर देना ये कोई लीगल रिलेशनशिप में नहीं लेके आता है दोनों को। मतलब कार का एग्जांपल, मैंने ऑफर दी, इसका मतलब अब हम लीगल रिलेशनशिप में आ गए ये नहीं होता है। पर हाँ, उसने एक्सेप्ट किया तो अब हम लीगल रिलेशनशिप में आ गए। यही लिखा है, वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी withdrawn or revoked. An offer remains an offer so long as it not accepted but becomes a contract as soon as it is accepted. जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है वो ऑफर ऑफर ही रहेगी, पर एक बार उसे एक्सेप्ट कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब वैलिड एक्सेप्टेंस देखेंगे। अब तक हमने क्या देखा? अब तक 56। अब तक हमने क्या देखा? बोलो। हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स क्या है, या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ये हमने देखा। फिर हमने पढ़ा ऑफर के इसेंशियल्स क्या क्या है, ऑफर सही होने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, ये हमने देखा।
अब हम देखने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस के इसेंशियल्स। ये बीच में अटक गया था क्या? सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर, सिस्टम फॉल्ट। तो आपको मैंने यहाँ से पढ़ाना चालू किया था, इनविटेशन टू ऑफर का जो डिफरेंस है वो पढ़ाया था, फिर हमने ये डेफिनेशन दिखा, फिर यहाँ तक चालू था शायद, ये एक्सेप्टेंस हमने देख लिया, फिर ये रिलेशनशिप यहाँ पे हमने पढ़ा था। आपके टेक्स्ट बुक में होगा, आपको कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, आपके सामने टेक्स्ट बुक तो खुला ही होगा। इसमें स्क्रीन अटक गए थे थोड़ी सी। ओके, फिर लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस हमें देखने थे। ज्यादा कुछ नहीं गया आपका, एक 5-10 मिनट हैंग हुआ है। अब जो मैंने आपको बोला कि एक्सेप्टेंस जो है ना, अब एक्सेप्टेंस के इसेंशियल्स हमें देखते हैं। अब लिखा तो रूल्स है, सर क्या ये हम इसे रूल बोला जाए या इसेंशियल बोला जाए? देखो आप कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत है नहीं। सिर्फ आपको क्या याद ध्यान रखना है, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें पहले तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके अंदर चली जाए, सारी चीजों आप समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन आंसर हम कैसे लिखने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये सारी चीजों की हम प्रैक्टिस करेंगे। पर ये टारगेट, पहला टारगेट ये मत रखो कि मुझे सब कुछ सारी चीजें लिखते आनी चाहिए, 5 में से 5 मार्क आने ही चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी मत करो। आपको अगर कंक्लूजन भी एक लाइन में भी आप बता सकते हो, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो ये हो सकता है, ये हमने पढ़ा था, इस चीज होती है, ये चीज नहीं होती है, इसे ऑफर बोला जाए, जैसे इनविटेशन टू ऑफर बोला जाए, इसे एक्सेप्ट कब बोला जाएगा, ये प्रॉमिस कब हो जाएगा, सारी चीज अगर आप एक एक लाइन में भी आपको बोलते आ रही है अभी, तभी भी आप बहुत अच्छे लेवल पे खड़े। ओके, चलो ये पढ़ते हैं। जो डेफिनेशन में सबसे पहला पार्टी मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हु ऑफर इज मेड। सिर्फ वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसे ऑफर दी है। इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इट इज मेड। ऑफर के हम टाइप पढ़े थे, उसमें स्पेसिफिक ऑफर था, ये उस चीज के बाद डील कर रहे हैं। आप बोलोगे सर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये जो हमने केस स्टडी देखी थी, इसमें तो था कि उन्होंने पेपर में दे दिए थे ऑफर। फिर तो आप स्पेसिफिक उस जो मैडम थे उसमें, ये कार्लिल, इनको तो स्पेसिफिकली ऑफर नहीं दिया गया था। देखो बेटा, वो जनरल ऑफर थी, कोई भी बंदा अगर हमारे मेडिसिन लेता है और उसे कोल्ड या फीवर होता है तो हम पैसे उसको देंगे, तो ये जनरल ऑफर था, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्या इसे प्रॉमिस माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर वो मैंगो का जो कि हमने केस बोला था कि मैंने मैंगो का बिजनेस चालू किया, ऑटो रिक्शा में एडवर्टाइजमेंट करी, उसका क्या? तो उसका ये थोड़ी था ना कि आप जो दुकान पे जाओ आप सबको मिल ही जाएगा, मैंने आपके सबके लिए लेके आया हूँ, आप जो भी ऐसा थोड़ी था। उसमें क्या बोला था, एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है कि यहाँ पे स्टोर है, आप मैंगो खरीदने के लिए आओ, खरीदने के लिए आओ, इसका मतलब क्या कि आप और ऑफर करो, फिर हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। यस और नो? बोल्टन वर्सेस जोन्स, ये केस पता है आपको, बोल्टन वर्सेस जोन्स की? जो ये मैंने आपको समझाई भी थी शायद, बोल्टन वर्सेस जोन्स, मतलब एक का बिजनेस था, उसने बिजनेस अपना बेच दिया, किसी और बंदे ने उसे टेक ओवर कर लिया, पर उस बिजनेस का एक रेगुलर कस्टमर था, उसने तो ये सोच के ऑफर दिया कि पुराना बंदा जो है हम उसे ऑफर में दे रहा हूं, और वही बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, सारे उसके गुड्स तो उसके पास आ गए। फिर जो नया बंदा था जिसने बिजनेस परचेस किया था, वो गया पैसे मांगने के लिए, ये बोलता है मैं तो आपको पैसे दूंगा ही नहीं। बोलता है क्यों?
बोलता है कैसे क्या हो सकता है, मैंने आप एक्सेप्ट आपने कैसे की उस ऑफर को, मैंने ऑफर तो पुराने पर्सन को दी थी, मेरे दिमाग में तो ये था कि ये पर्सन है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो। यस और नो? इसलिए हम एग्रीमेंट में आए ही नहीं, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो ये केस गई थी, तो ये हमने देखा था कि इस केस में कोर्ट ने भी बोला कि आपने कैसे क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये तो ऑफर आपके लिए थी नहीं। यही है, ये देखो, बोल्टन बोल्टन जो है उसने बिजनेस बॉट किया किससे, ब्रोकल हर्स्ट से, बिजनेस परचेस कर लिया। अब बोल्टन उस बिजनेस का नया मालिक है। अब हुआ क्या, जोन्स नाम का एक बंदा था, हु वाज ब्रोकल हर्ट्स क्रेडिटर। माने अब ये देखो, ये देखो, ब्रोकल हर्ट्स को BR लिखते हैं और बोल्टन को BO लिखते हैं। ये देखो BO है, इसने क्या किया, टेक ओवर किया BR का बिजनेस। यस और नो? कर लिया कि नहीं टेक ओवर? अब क्या था ना, BR का एक क्रेडिटर था जिसका नाम था जोन्स। ये कौन था, ये था क्रेडिटर। ये क्या होगा, जोन्स। ये कौन था, क्रेडिटर। ये कौन था, क्रेडिटर था। क्रेडिटर माने क्या, ये जो BR है, ब्रोकल हर्स्ट, उसको ना जोन्स को पैसे देने थे, पैसे देने थे। मतलब कुछ तो भी जोन्स से उसने खरीदी करी होंगी, खरीदे होंगे कुछ सामान, इसलिए क्या था, वो क्रेडिटर था। उस बिजनेस को जोन्स को पैसे देने थे। अब ब्रोकलर्स अब सोचता है, अब देखो फिर क्या आता है, प्लेस एन ऑर्डर, बोल्टन सप्लाइड द गुड्स। अब जोन्स ने ये सोचा कि ब्रोकलहर्ट से मुझे पैसे तो आने हैं, चलो हम कुछ गुड्स मंगा लेते हैं। वैसे पैसे तो ब्रोकलहर्ट से आने वाले ही है, तो एक काम करता हूं, मैं कुछ ब्रोकलहर्ट से खरीद खरीद लेता हूं, इस तो फिर मुझे पैसे देने की भी जरूरत नहीं है और पैसे मतलब आने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बैलेंस सेट ऑफ हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है ना, मैंने किसी से सामान खरीदा, ठीक है, मैंने किसी से सामान खरीदा और मैंने किसी को सामान बेच दिया, तो बात तो अब सेट ऑफ हो गई ना चीजें, अब थोड़ी ना पैसों का लेन देन होगा। उसने वही सोचा कि पैसों का काहे लेन देन करें, सीधी सिंपल सी बात है। तो उसने ऑर्डर डाल दी। अभी तक नाम ब्रोकल हर्ट्स का ही सब था, ब्रोकल हर्ट्स ने इसको, मतलब ब्रोकल हर्ट्स के नाम से बोल्टन ने डिलीवरी भी कर दी। अब सब सारी चीजें बोल्टन के पास थी। अब थोड़े दिन के बाद बोल्टन आया, बोलता है जॉन्स को, ओ जॉन्स भाई पैसे दो। जॉन्स बोलता है क्यों, पैसे देने की कोई झंझट है ही नहीं। बोले कैसे क्या, बोला ब्रोकल हर्ट से तो मुझे पैसे आने थे, मैंने उसके अगेंस्ट ही तो ऑर्डर किया था। अब पैसे आने थे इसके मतलब मैंने गुड्स ऑर्डर करे थे। अब गुड्स ऑर्डर करे इसलिए मुझे पैसे देने थे, और उन्होंने पहले मेरे से खरीदी करी थी इसलिए उनसे पैसे आने बाकी थे। अब दोनों तो सेट ऑफ हो गया, अब कुछ पैसों का लेन देन करने की जरूरत ही नहीं। बोल्टन बोलता है भाई ये तो बिजनेस मैंने कब का खरीद लिया, अब वो सारी पुरानी चीजें तो पुरानी रह गई, तुम जाके ब्रोकर हार्ट से पैसे ले लो, मैं तो बोल्टन हूं, मेरा तो इसमें कोई लेना देना था ही नहीं, तुमने पहले क्या किया। अब हुआ क्या, मैं बोल्टन हूं, मैं बिजनेस का ओनर हूं, ओके, उस चीज का मैं ओनर हूं, और तुमने मेरे से गुड्स खरीदे तो मुझे उसके पैसे दो। तो ये चीज गई कोर्ट में। तो कोर्ट ने फिर यही जजमेंट दिया कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया है क्यों, ये ऑफर आपको करी नहीं थी। ऐसा, ये तो ब्रोकल हर्ट्स के लिए थी ऑफर, एक्सेप्ट किसने की, बोल्टन ने की। इसलिए लिखा है कि स्पेसिफिक ऑफर में सिर्फ उसी बंदे ने एक्सेप्ट करना चाहिए जिसे ऑफर
करी गई है। यस और नो? ओके, आओ फिर सेकंड पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मैं बुक खरीदने के लिए गया, उसने बोला 450 की किताब है, 450 रुपीज की। मैं बोला ओके, मुझे पता था यार मार्केट में तो 300 की मिलती है। मैं गया, उसको बोल दिया, मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं आपको 300 रुपए देने के लिए रेडी हूं। क्या? कोई दूसरा बंदा आया उसी समय और बोलता है मैं 450 में मैं खरीदने के लिए रेडी हूं, आई हैव एक्सेप्टेड योर ऑफर, और वो उस शॉपकीपर उसको बुक्स दे देता है। आप बोलते हो कि मैंने तो ऑफर पहले एक्सेप्ट किया, उसको कैसे दे दी? हम सबसे पहले हम एग्रीमेंट में आए, हम कॉन्ट्रैक्ट में आए। तो अब आप सोचो किसको बुक देनी चाहिए? सबसे पहले बुक्स मुझे मिलनी चाहिए, जिसने मैंने 350 में उसको एक्सेप्ट किया था, या उस बंदे को जिसने 450 में ही किया था एक्सेप्ट? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जिसने 450 का ऑफर दिया था उसने 450 में एक्सेप्ट कर दिया, मतलब जो ऑफर था उस ऑफर को सीधा एक्सेप्ट कर लिया। कोई कंडीशन डाली थी उसमें? कुछ भी नहीं था। एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन थी? कुछ भी नहीं था। कुछ उसने चेंज करने को बोला? कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, इसलिए वो वैलिड एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि वो अनक्वालिफाइड चाहिए। क्वालिफिकेशन मतलब क्या? कुछ तो भी बदलाव, कुछ तो भी चेंज। अनक्वालिफाइड मतलब क्या? जैसे है वैसे। तो अनक्वालिफाइड एक्सेप्ट करना चाहिए। वही लिखा एक्सप्रेस सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, acceptance is valid only when absolute and unqualified, and is also expressed in some usual or reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. Okay? यहाँ पे जो लिखा है कि ऑफर दिए, और ऑफर में ये क्लियरली लिखा है कि मुझे इस मैनर में ही एक्सेप्टेंस चाहिए, तो आपको उसी मैनर में एक्सेप्टेंस देना होगा। क्या लिखा है? ऑल्सो एक्सप्रेस सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। मतलब ये लाइन का मतलब ये है कि अगर उस ऑफर में कैसे एक्सेप्ट करना है ये प्रिस्क्राइब नहीं किया होगा, तो जो यूजुअली एक्सेप्ट किया जाता है या रीजनेबली एक्सेप्ट किया जाता है उसी मैनर में करना चाहिए। अगर लिखा है क्लियर कट प्रिस्क्राइब किया है कि इस मैनर में एक्सेप्टेंस चाहिए तो उस मैनर में चाहिए। ओके, जैसे एम ऑफर टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर 280, एन रिप्लाइड परपोर्टिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर बट एनक्लोज अ चेक ऑफ 80। मतलब 280 में उसने ऑफर दी। किसके लिए ऑफर दी? जमीन बेचने के लिए ऑफर दी 280 में। एन ने रिप्लाई किया, बोला हाँ मैं खरीदने के लिए रेडी हूं, मैं जमीन खरीदने के लिए रेडी हूं, और ये साथ में मैंने पैसे भी भेजे। तो पहले तो उसको लगा कि एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसने खोल के देखा, उसमें देखा कि यार 80 रुपए ही डाले वाले एनवलप में, एंड उसने प्रॉमिस किया कि बचे हुए 200 रुपए ना मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा। अब भाई ये तो कोई था, मतलब एक्सेप्ट ऐसे कैसे क्या हो सकता है? क्या ऑफर ने कुछ ऐसे ऑफर दी थी कि आपके जैसा चाहिए वैसा पेमेंट करो? यूजुअली तो यही माना जाता है ना कि अगर 280 में मैंने बेचने के लिए ऑफर दी तो सीधा सीधा 280 के लिए मतलब पेमेंट तो मुझे तुरंत चाहिए 280। यस और नो? तो इसे हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे क्योंकि उसने कंडीशन डाली। एक्सेप्ट करते समय उसने कंडीशन कुछ तो भी डाली, उसको क्वालिफाई कर दिया। वही है, अब ये पढ़ लो। वही सारी चीजें, ए ऑफर टू सेल हाउस टू बी फॉर 30 लाख बी रिप्लाइड फॉर 24 लाख, द ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड बाय ए, द एक्सेप्टेंस इज नॉट क्वालिफाइड। ऑटोमेटिकली ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ऐसा हो जाएगा। फिर आता है बी हावेवर चेंज हिज माइंड एंड प्रिपेयर टू पे 30 लाख,
दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर एंड इट इज अप टू ए वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। पहले तो 24 इसने ऑफर दी 30 लाख की, उसने उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे दिया 24 लाख का। अब जैसे ही 24 लाख का दे दिया, दो चीजें हो गई, एक तो एक एक्सेप्टेंस क्वालिफाई हो गया, दूसरी चीज हो गई काउंटर ऑफर दे दी। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर। मैं बोलता हूं मुझे 30 लाख में खरीदने, वो बोलता है मुझे 40 लाख में, मुझे 27 लाख में ही चाहिए, 24 लाख में, 24 लाख में ही चाहिए। मतलब कि उसने काउंटर ऑफर दे दी। और हमने पढ़ा क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? काउंटर ऑफर में आओ, काउंटर ऑफर में आओ, फटाफट। अब आपको मजे आएंगे, मजे। काउंटर ऑफर में हमने क्या पढ़ा? काउंटर ऑफर में हमने क्या पढ़ा? काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर amounts to rejection of original offer. Oh my God. Counter offer amounts to rejection of original offer. इसी का मतलब क्या है? इसने 24 लाख में जब बोला कि मैं 24 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये 30 लाख की ऑफर हो गई कैंसल। क्या हो गई? कैंसल। अब 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 जब फिर उसको लगा यार ये तो बेचने के लिए रेडी नहीं है 24 में, चलो ठीक है 30 लाख में खरीदी करता हूं, 30 लाख में मैं ले लेता हूं। अब क्या माना जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गई क्या? क्योंकि 30 लाख की ऑफर थी और उसने 30 लाख में एक्सेप्ट भी कर दिया। अब क्या ए के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि उसने प्रॉपर्टी अब उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो, जब ए ने 30 लाख की ऑफर दी और उसी समय अगर बी जो है, मतलब ए बी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ ए बी है एग्जांपल में, ए ने ऑफर दी, उसी समय बी ने 30 लाख में खरीदने के लिए एग्री होता था, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में आते थे। दिक्कत ये हुई, ए ने ऑफर दी 30 लाख की, बी ने काउंटर ऑफर दी 24 लाख की, तो ए की जो पहले ऑफर थी वो ऑटोमेटिकली हो गई कैंसल। अब अगर ऑफर ही कैंसिल हो गई, ऑफर ही कैंसिल हो गई, तो एक्सेप्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा एक्सेप्टेंस का। सर कैसे क्या नहीं रहा एक्सेप्टेंस का अस्तित्व? अरे डेफिनेशन में पढ़ो। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent। जिस बंदे को हमने ऑफर दी, वो बंदा हाँ बोल रहा है, अब ऑफर कैंसिल हो गई, इसका मतलब क्या है? मैंने किसी बंदे को, उस बंदे को मैंने अभी ऑफर दी ही नहीं, ऐसा माना जाएगा। अगर ऑफर दी नहीं तो एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकता। इसी का मतलब, अब जब वो आता है बोलता है कि आप, सॉरी मैं जो पहले 24 लाख में खरीदने का आपको बोला था, पर आप, मेरा मन हो गया, मुझे तो खरीदनी है, आप जैसा बोलोगे वैसा, 30 लाख में आपने बोला था, मैं 30 लाख में खरीदने के लिए रेडी हूं। अब उसने अब जो बोला, अब वो एक्सेप्टेंस नहीं रहा, अब वो हो गए ऑफर। क्या बढ़िया बात कह दिया। अब उसने जो आके बोला 30 लाख का, पहले 24 का बोला, पहले काउंटर ऑफर दी, 30 लाख की ऑफर, 24 लाख की ऑफर, क्रॉस, ऑफर हो गए खत्म। अब ये बंदा आके जो बोला कि मैं 30 लाख में अब रेडी हूं, तो अभी एक्सेप्टेंस नहीं, ऑफर। अब अभी ए पे है कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अब अभी क्या है, ये ए के ऊपर है, इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। वही केस हुई थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस 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 बहानूलाल एयर। चलो, आज के लिए हम यही रुकते हैं। कल हम यहां से चालू करेंगे, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। थोड़ा बहुत ये पढ़ लो, 5-6 पॉइंट्स है। फिर हमको देखना है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर ये शायद टॉपिक खत्म ही होता है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस है, रिवोकेशन, ये छोटे छोटे है ना एकदम। बस ये खत्म ही होगा, ये क्या खत्म होगा। ओके।
चलो, तो आज के लिए इतना ही। ये सारी चीजों को एक बार वापस गो थ्रू करो, सब एग्जाम्पल्स पढ़ो, वापस समझ में करने की कोशिश करो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लाइन बाय लाइन नहीं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, खुद से होके समझने की कोशिश करो। जितना आप खुद पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, उतना ही आपके दिमाग में उसको मतलब वो फिट हो जाएगा। कुछ जगह पे चीजें समझ में नहीं आती है, वापिस आओ लेक्चर देखो, पर खुद पे रिलाई करना हमेशा, मेरे ऊपर भी रिलाई मत करो। इसके लिए नहीं कि मैं आपको कैसा देगा, आप उसके लिए रिलाई कर सकते हो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए रिलाई मत करो कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, अब आपने लेक्चर देख लिया, अब आपके दिमाग में बैठ गया, अभी आपको ये सारी चीजें याद भी आती होंगी ना, तभी मैं बोलता हूँ ये आपके दिमाग में नहीं बैठी। आपको इसको वापस 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब दिमाग में जाएगी ये सारी चीज़। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।